हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग राय, इंग्लिश ट्यूटर, आज से अपने यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर पर स्पोकन इंग्लिश के अलग अलग कई सारे वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। मेरे इन वीडियोस को देख करके, सुन करके, प्रैक्टिस करके आप घर बैठे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश का मेरा पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो नेचुरल तरीका है, या हम स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, यहां पर बात करूं किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, फ्रेंच हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो नेचुरल तरीका होता है वो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। फिर भी यहां रिपीट करना चाहूंगा कि कुछ निर्धारित स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की। जैसे पहली होती है लिसनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग मतलब सुनना। सबसे पहले हम सभी लोग सुनते हैं, उसके बाद सेकंड स्किल जो होती है वो स्पीकिंग की होती है। तो जैसा हमने सुना होता है और जैसा सुन सुन के हमारे दिमाग में सेव हो जाता है, वैसा ही फिर हम स्पीकिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ मतलब रीडिंग और राइटिंग, ये तीसरी और चौथी, ये दो स्किल्स साथ साथ चलती हैं। और फिर आती है रिमेम्बरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हमने सीखा होता है उसको बार बार जो है रिपीट करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके हमको याद रखना होता है। क्योंकि हम सीखी हुई चीज को अगर समय समय पर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो रिमेम्बरिंग भी जो पांचवी स्किल है वो भी बहुत जरूरी है। अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब हम छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, 3, 4, 5 महीने के, तो इतना छोटा बच्चा जो है कुछ बोल नहीं पाता, बस गले से उल जलूल आवाजें निकालता है। जब वो साल भर का होता है, 1 सवा साल का होता है, तब कुछ एक एक दो शब्द धीरे धीरे बोल पाता है। अब हम लोग जो हम इंडियंस हैं, हम लोग, मैं खुद भी अपने आप को मिलाते हुए, हिंदी स्पीकिंग कंट्री में हम पैदा हुए हैं। हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी में हमारा जन्म हुआ है। मतलब हमारे माता पिता, दादी दादा, हमारे इर्द गिर्द सभी लोग, हमारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो इस वजह से हम आज हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलना सीखे। सपोज कीजिए यही हम इंडिया में पैदा होने के बजाय अमेरिका में या इंग्लैंड में पैदा हुए होते, जहां की मदर टंग इंग्लिश है, और हमारा पूरा आसपास का हमारा एनवायरनमेंट पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी का रहा होता। फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, सारे हमारे सिबलिंग्स, भाई बंधु, आसपास के लोग, नेबरहुड के लोग, पड़ोसी लोग, ये अगर सभी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी के होते, यदि हम इंग्लिश मदर टंग वाली कंट्री में जन्मे होते, तो आज हम हिंदी नहीं बोल रहे होते, इंग्लिश बोल रहे होते। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो स्पोकन इंग्लिश है, उसके लिए लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर का अध्ययन करके या टेंस पढ़ के सीख जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, और इसे आप बहुत जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो छोटे बच्चे को जो भी अपनी गोद में लेके खिलाता है, माँ है, पिता है, तो वो उसको ना सिर्फ खिलाता है बल्कि उससे बातें भी करता है। माँ बच्चे को 3, 4, 5 महीने, 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए खिलाती है, तो बड़े चाव से उससे अपना नाम बुलवाने की कोशिश करती है, बड़े प्यार से, लाड़ से
माँ को लगता है कि मेरा बेटा अपने मुंह से मेरा नाम पुकारे, तो बोलती है बेटा बोलो मम्मा, बोलो बेटा मम्मा, या मम्मी मम्मी। तो ऐसा वो हजारों बार करती है। पिताजी गोद में लेते हैं तो वो अपना नाम बुलवाने की कोशिश करते हैं, बोलो बेटा पापा पापा। इसी तरह बुआ दादी दादा जो कोई भी होते हैं खिलाते हैं, तो वो हमसे बातें करते हैं और तरह तरह के शब्द बोलते हैं जिनको छोटा बच्चा गौर से सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, लिसनिंग करता रहता है। और वो वर्ड सुन सुन के हजारों बार सुन के उसके ब्रेन में, उसकी मेमोरी में सेव हो जाती है। और फिर जब एक दिन उसके गले में, उसके कंठ में 1-1.25 साल की उम्र पे होने पर बोलने की शक्ति आती है, ईश्वर प्रदान करते हैं बोलने की शक्ति, तो वो वही शब्द बोलता है जो उसने सुने होते हैं। जैसे मैंने बचपन में मम्मा 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 हजारों बार सुना मेरी मदर से, तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने मॉम नहीं बोला, माँ नहीं बोला, माताजी नहीं बोला, मम्मी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मम्मा, जो मैंने हजारों बार अपनी मदर से सुना था। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को हम जनरली 3 साल की उम्र पे स्कूल में एडमिट कराते हैं। स्कूल में जाता है, तब वहां सबसे पहली जो क्लास होती है किंडरगार्टन की, प्ले ग्रुप या नर्सरी कहें, तो उसमें लेडी टीचर्स वगैरह लिखना पढ़ना सिखाती हैं, लेटर्स बनाना सिखाती हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे इस तरह। तो वो ये सारी चीजें तो बच्चा 3 साल की उम्र पर सीखता है, लेकिन 3 साल का होते होते वो अपनी मदर टंग को काफी हद तक बोलना सीख चुका होता है। स्कूल में जब वो स्कूल में बैठा, स्कूल में एडमिट हुआ, तो ये चीजें तो ग्रामर की चीजें, टेंस वेंस तो बहुत बाद में आती हैं। 5th-6th क्लास से हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस तो 5th या 6th क्लास से आते हैं, लेकिन तब तक 5th-6th क्लास तक आते आते बच्चा जो है 11-12 साल की उम्र तक आते आते तो बच्चा अपनी मदर टंग को पूरी तरह से बोलना सीख जाता है। और फिर 5th क्लास में वो टेंस आते हैं, तब टीचर उन्हें सिखाता है कि कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट नाम का भी टेंस होता है, जिसमें सारे वाक्यों के अंत में ता है, ती है आता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बच्चे शोर मचाते हैं, चिल्ड्रन मेक नॉइज, तो वो कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या ईएस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। ये सारी चीजें तो टेंस की और ग्रामर की बहुत सारी चीजें 5th क्लास 6th क्लास से सिखाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले 11-12 साल की उम्र तक आते आते बच्चा तो अपनी मदर टंग पूरी तरह से बोलना सीख जाता है। तो वो कैसे सीखा? वो ऐसे ही सीखा कि अपने माता पिता, अपने घर के सदस्यों, अपने आसपास के लोगों को जैसा वो बोलता हुआ सुनता है, वैसा ही वो स्पीकिंग करता है। तो यहाँ इतनी सारी बातों का मेरा बोलने का, समझाने का उद्देश्य, उसके पीछे मेरा मोटिव, जो मर्म है, वो यही है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारी चीजें रटना पड़ेंगी। यू विल हैव टू मेमोराइज, यू विल हैव टू क्रैम सो मेनी थिंग्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपको बहुत सारी चीजें आपको बाय हार्ट रट रट के, याद कर करके रट्टा मारनी पड़ेंगी, क्रैम करना पड़ेगा, मेमोराइज करनी पड़ेंगी, तब वो आपको स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी चीजें आएंगी। बार बार आपको उनको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और हाँ, जहां लर्निंग की बात आती है, सीखने की, तो फिर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपस में इंटरचेंज कैसे होता है, क्लॉजेस कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारी ग्रामर की जो बारीक चीजें हैं वो तो बहुत बाद में आती है। उनको आपको मेहनत करके सीखना होता है, वहां पर आपको लर्न करना होता है। मगर यहां पर स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी वोकेबलरी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी, तब वो आपको जाकर आएंगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी समझाई हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हम हमारा जो है स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे वीडियोस जो हैं वो सारे
अलग अलग क्लासिफाइड रहेंगे। मतलब जैसे किसी एक वीडियो में जो है, आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जनरल कॉन्वर्सेशन रहेगा, सामान्य जो बातचीत होती है, आम बोलचाल में हम कई प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो जनरल कॉन्वर्सेशन पर रहेगा। फिर आगे वाले आने वाले और कई वीडियोस, कोई वीडियो जो है वेदर से संबंधित, मौसम से संबंधित बातों के लिए रहेंगे, कोई जो है फिजिकल एलिमेंट्स, डिसीजेस, बीमारियों आदि से संबंधित रहेंगे। तो इस प्रकार वो क्लासिफाइड वीडियोस रहेंगे अलग अलग कैटेगरी के। तो हमारा पहला वीडियो जो है आज का जनरल कॉन्वर्सेशन का है, सामान्य बातचीत, सामान्य वार्तालाप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डे 1 जनरल कॉन्वर्सेशन, मतलब सामान्य वार्तालाप, जो सामान्य बातचीत होती है वो। अब इसमें आने वाले जो सेंटेंसेस है उनको आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा और फिर अपने आसपास, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने घर में लोगों से बोलने की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि हमको किसी से पूछना है, कोई बात बताई हो हमने और फिर हम पूछ रहे हैं कि समझ गए, तो आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अंडरस्टूड, थोड़ा पूछने वाले अंदाज में, बताने वाले लहजे में नहीं। थोड़ा हमारा टोन भी ऐसा रहना चाहिए कि बताने वाला नहीं हो, पूछने वाला हो। अंडरस्टूड नहीं बोलना है हमको, किस टोन में पूछना है, अंडरस्टूड, गॉट इट। आप गॉट इट का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आगे आते हैं, सेकंड सेंटेंस, यह सच है। तो आप कहेंगे इट इज ट्रू, या फिर इट्स ट्रू। यह सच है, इट्स ट्रू। थर्ड, यह झूठ है। तो आप कह सकते हैं इट इज अ लाई, या फिर आप कह सकते हैं इट्स अ लाई। यह झूठ है, इट्स अ लाई। यह सही है, दिस इज राइट, दिस इज राइट। यह ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। यह ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट फेयर। यह गलत है, को आप कहेंगे दिस इज रॉन्ग। यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। यदि कोई आया है, डोर पर कोई बेल बजा रहा है, नॉक कर रहा है, आपको पूछना है कौन है, तो आप पूछ सकते हैं हु इज इट, या फिर हुज इट। कौन है, हुज इट। तो आगे चलते हैं हम। 8th सेंटेंस, कौन है वहां, हु इज देयर, हु इज देयर। शॉर्ट में आप हुज देयर ऐसे भी पूछ सकते हैं, हुज देयर, कौन है वहां। यह कौन है, हु इज दिस, या फिर आप कह सकते हैं हुज दिस। यह कौन है, हु इज दिस। यदि आपको पूछना है वह कौन है, तो आप कहेंगे हु इज दैट, हु इज दैट, वह कौन है। मुझे पता है, यदि आप बोलना चाहें मुझे पता है, आप कहेंगे आई नो।
मुझे पता है को ही हम मैं जानता हूं भी बोलते हैं, या मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, आई नो। आगे हम कहते हैं तुम्हें पता है। यदि हम किसी को बताना चाहें कि तुम जानते हो या तुम्हें पता है, तो हम कहेंगे यू नो। तुम जानते हो। पिछले सेंटेंस में हमने देखा तुम्हें पता है बोला था, यहां पर हमने सेम चीज को हिंदी में थोड़ा सा बदल दिया, तुम जानते हो। सेम मतलब है यू नो, तुम जानते हो। आगे हम फिर कह रहे हैं उसको पता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं शी नोज या ही नोज। यहां पर उसको से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, उसको पता है। उसको वर्ड से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि जिसको पता है वो स्त्री है या पुरुष है, तो आप ही या शी जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो यदि पुरुष के बारे में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे ही नोज, महिला के बारे में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे शी नोज। सेम सेंटेंस को हमने थोड़ा सा बदल कर लिख दिया, वह जानती है, शी नोज। वह जानती है, शी नोज। हर किसी को पता है, एवरीवन नोज। हर किसी को पता है, कैसे कहेंगे एवरीवन नोज। हर किसी की जगह सबको यदि अगर बोले सबको पता है, तब भी एवरीवन नोज, एवरीवन नोज। मैं नहीं जानता हूं, आप कैसे कहेंगे आई डोंट नो या फिर आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो। तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। वह नहीं जानता है, तो हम बोलेंगे ही डजंट नो या फिर हम बोलेंगे ही डज नॉट नो। वह नहीं जानता है, ही डजंट नो या ही डज नॉट नो। कोई नहीं जानता है, तो हम बोलेंगे नो वन नोज। कोई नहीं जानता है, नो वन नोज। यदि आप बोलना चाहें मुझे सब पता है, तो आप कहेंगे आई नो एवरीथिंग। मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। यदि आप बोलना चाहें तुम्हें सब पता है, तो आप बोलेंगे यू नो एवरीथिंग। तुम्हें सब पता है, यू नो एवरीथिंग। उसको सब पता है। यहां भी गौर कीजिएगा, उसको शब्द से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस सेंटेंस को बोलेगा उसे जरूर जेंडर क्लियर होगा कि ये वो किसके बारे में बोल रहा है, स्त्री या पुरुष के बारे में। तो यहां मैंने लिख दिया है शी नोज एवरीथिंग या फिर ही नोज एवरीथिंग। उसको सब पता है, शी नोज एवरीथिंग या ही नोज एवरीथिंग। मैं डबरा में रहता हूं, आई लिव इन डबरा। मैं डबरा में रहता हूं, आई लिव इन डबरा। वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। आप ये याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, उसे हम हिंदी में तो नील नदी बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द नाइल रिवर। तो नील हिंदी में, नाइल इंग्लिश में। यहां भी कुछ ऐसा ही है,
दिल्ली हम लोग हिंदी में बोलते हैं और दिल्ली इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की बात है, इनको आप ध्यान रखिएगा। यहां कौन रहता है? हु लिव्स हियर। यहां कौन रहता है? हु लिव्स हियर। यहां मेरे माता पिता रहते हैं। माई पेरेंट्स लिव हियर। यहां मेरे माता पिता रहते हैं। माई पेरेंट्स लिव हियर। तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव। तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। मैं डबरा में भितरवार रोड पर रहता हूं। रोड के बाद पर लिखा होना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक में आई जे कुछ ऐसा मिसप्रिंट हो गया है, मगर आप उसे पर मान के चलिएगा। मैं डबरा में भितरवार रोड पर रहता हूं। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई लिव एट भितरवार रोड इन डबरा। आई लिव एट भितरवार रोड इन डबरा। यहां पर गौर कीजिएगा, पता बताने में जब दो जगह होती हैं तो छोटी जगह के पहले एट लगता है और बड़ी जगह के पहले इन लगता है। तो डबरा एक शहर है, डबरा में भितरवार रोड नाम की एक जगह है। तो भितरवार रोड छोटी जगह है, इसलिए उसके पहले एट लगाया है। आई लिव एट भितरवार रोड इन डबरा। वह कहां रहता है? वेयर डज ही लिव। वह कहां रहता है? वेयर डज ही लिव। अब आपको डायरेक्टली बताना है कि हरिपुर गांव में रहता है। आप जरूरी नहीं है कि यहां पर आप सब्जेक्ट लगाएं, वह हरिपुर गांव में रहता है। यदि आपसे किसी ने पूछा वह कहां रहता है और आपने सीधे बोल दिया हरिपुर गांव में रहता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया। तो यदि आपको बोलना है हरिपुर गांव में रहता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिव्स एट हरिपुर विलेज। ये बात और याद रखिएगा, यदि सिर्फ विलेज होता, गांव में रहता है, तो अकेले विलेज के पहले इन लगता है, लिव्स इन विलेज। मगर यदि विलेज के साथ उसका नाम भी दिया हो तो एट लगता है, लिव्स एट हरिपुर विलेज। आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू। आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू। मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं। आई रन अ कोचिंग सेंटर। मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं। आई रन अ कोचिंग सेंटर। तुम क्या करती हो? वॉट डू यू डू। तुम क्या करती हो? वॉट डू यू डू। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं। आई टीच इन अ प्राइवेट स्कूल। यदि आपको बोलना है मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं, तो आप बोलेंगे आई टीच इन अ प्राइवेट स्कूल। वह क्या करता है? वॉट डज ही डू। वह क्या करता है? वॉट डज ही डू। यदि आपको बोलना है वह बिजली सुधारने वाला मिस्त्री है। वह बिजली सुधारने वाला मिस्त्री है, तो आप कहेंगे ही इज एन इलेक्ट्रीशियन।
ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। तुम क्या करते हो? वॉट डू यू डू? तुम क्या करते हो? वॉट डू यू डू? मैं अनाज का कारोबार करता हूं। आई डील इन फूड ग्रेन्स। मैं अनाज का कारोबार करता हूं। आई डील इन फूड ग्रेन्स। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वॉट डज योर फादर डू? तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वॉट डज योर फादर डू? यदि आपको बताना है मेरे पिता बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। मेरे पिता बिजली विभाग में इंजीनियर हैं, तो आप बोलेंगे माई फादर इज एन इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। माई फादर इज एन इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मेरे पिता बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। माई फादर इज एन इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। यदि आपको पूछना है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो आप कैसे पूछेंगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू स्टडी? यदि बताना हो मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूं, तो आई स्टडी इन क्लास 12th। मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूं। आई स्टडी इन क्लास 12th। यदि स्कूल के बारे में पूछना हो तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आप कैसे पूछेंगे? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? जैसे आपने क्लास का पूछा था, इन विच क्लास डू यू स्टडी, वैसे ही सिमिलर सेंटेंस है, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, मतलब तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। मैं वनखंडेश्वर स्कूल में पढ़ता हूं। आई स्टडी इन वनखंडेश्वर स्कूल। मैं वनखंडेश्वर स्कूल में पढ़ता हूं। आई स्टडी इन वनखंडेश्वर स्कूल। यदि आपको पूछना है तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? वेयर डज योर फादर वर्क? तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं? वेयर डज योर फादर वर्क? और यदि बताना हो मेरे पिता शुगर मिल में काम करते हैं। मेरे पिता शुगर मिल में काम करते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? माई फादर वर्क्स इन अ शुगर मिल। माई फादर वर्क्स इन अ शुगर मिल। यहां पर डेफिनेट नाउन होने पर, निश्चित नाउन होने पर आर्टिकल द भी लगा सकते थे आप, माई फादर वर्क्स इन द शुगर मिल। लेकिन यदि इनडेफिनेट नाउन है तो आर्टिकल ए या एन का हम प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद
यदि आपको किसी से कहना है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप कहेंगे आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 50 सेंटेंसेस रिलेटेड टू जनरल कॉन्वर्सेशन। सामान्य बातचीत में हम इस तरह के सेंटेंसेस कई बार प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को गौर से फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, सुनिए और अपने डेली लाइफ्स में इनको स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार की प्रैक्टिस से ही आपको बोलना आएगा। तो चलिए अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और अंत में वही अपनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही घंटी जैसा एक छोटा बेल आइकन दिखेगा, उसे भी आप टच कर लीजिएगा। उससे आपको मेरे चैनल पर होने वाले किसी भी लेटेस्ट वीडियो का जो अपलोड है उसकी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाएगी। तो अगले वीडियो के आने तक आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।